उनकी अलामात के साथ-साथ जो है उनकी कंडीशन, उनके स्टेजेज़ और उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। प्रैक्टिकली व्हाइल थ्योरेटिकली हम जो है उसको देखते हैं। तो मूव करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के ऊपर। अब जैसे कि नाम खुद ही बताता है फ्रोज़न शोल्डर मतलब वो कंडीशन जिसमें कंधा जो है फ्रीज़ हो जाता है, फ्रोज़न हो जाता है, जम जाता है। तो उन कंडीशन को हम फ्रोज़न शोल्डर जो है वो कहते हैं। और ये एक इंग्लिश वर्ड है एडिसिव कैप्सुलाइटिस, इसके लिए प्रॉपर मेडिकल वर्ड है। तो फ्रोज़न शोल्डर को एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी जो वो कहा जाता है, एक वो कंडीशन है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। मेडिकल लैंग्वेज में आईटीआईएस, जैसे ये कैप्सुलाइटिस है ना, आईटीआईएस जिस वर्ड के लास्ट में जो है वो लगता है तो वो उसको इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन। एक्सेप्ट जो है वो शर्टिका, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी ये चीज़ लगती है तो वो इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करती है। तो जिस तरह बर्साइटिस है, कैप्सुलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है और टेंडनाइटिस है, और इस तरह करके सारी जितनी भी टिनोसाइनोवाइटिस है, जितनी भी सारी कंडीशन है, जिस वर्ड के लास्ट में ये लगे तो वो उसको इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, एडहीजन एक प्रॉपर्टी होती है जिसके मुताबिक जो है दो चीज़ें जो है आपस में जकड़ जाती हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या किसी भी कारण, जिसमें ये बेसिकली फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है पानी वगैरह की। तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस से मुराद की कैप्सूल जो है वो स्वेल हो जाता है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेकिन वो बराबर वाली चीज़ों के साथ एडहेसिव हो जाता है, इसीलिए इस कंडीशन को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। तो जो शोल्डर का कैप्सूल है वो एक तो स्वेल हो जाता है, तो जैसे ही वो स्वेलिंग जाएगी तो इतना स्पेस तो नहीं होता, तो बराबर वाली चीज़ों को भी अपने साथ ले लेता है, तो बराबर वाली चीज़ों के साथ एडहेसिव हो जाता है, इसीलिए एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं और उसी को ही फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो जिसकी जो पहचान है, कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टिफनेस एंड द पेन इन योर शोल्डर जॉइंट, तो ये उसकी क्लिनिकल कह लें कि मैनिफेस्टेशन या प्रेजेंटेशन है। वेल इसको ऑलरेडी जैसे कि बताया कि एडिसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। इसका इंसिडेंस जो है वो 2% है, और जो खवातीन हैं उनमें ज़्यादा है मर्द हजरात से, और ड्यूरिंग द 5th to 7th डिकेड। और बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट अकर्स, जो बायलेटरल फ्रोजन शोल्डर है वो बहुत ही रेयर है, लेकिन होता है 10 to 14% ऑफ द केसेस, एंड डोंट यूजुअली अकर इन द सेम शोल्डर, अगेन सेम शोल्डर में नहीं होता, और 20 to 30% डेवलप होता है कंडीशन इन द अपोजिट टू द शोल्डर। वेल सिम्टम्स इनकी टिपिकली जो है वो पेन होगा, नाइट पेन होगा, ये उनकी जो है खास प्रेजेंटेशन है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करता है अदर कंडीशन से। तो टिपिकली डेवलप्स द स्लोली एंड 3 स्टेजेस। जो इनकी सिम्टम्स हैं, जो इनकी अलामात है, वो ऐसा नहीं है कि आज जो है किसी को या फ्रोजन शोल्डर हो और अगले दिन उसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होगी। ये स्लोली इनकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, और ये डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में, और हर स्टेज जो है वो मंथ भी ले लेता है, और हर स्टेज जो है हफ्तों के हफ्तों भी ले सकता है वगैरह। तो व्हाट इज स्टिफ, जो स्टिफनेस वर्ड तो यूज़ कर लिया। स्टिफ होता है कि पेशेंट तो ये नहीं बताएगा, बिकॉज पेशेंट इज़ नॉट अ नॉन मेडिकल, पेशेंट में भी मेडिकल, बट अमूमन जो नॉन मेडिकल बंदा होता है तो वो हिस्ट्री इस तरह देगा कि आई कांट मूव माई शोल्डर एज वेल बिकॉज इट हर्ट्स। मैं वो ये कहेगा कि यार मैं जो है वो डॉक्टर साहब मेरा कंधा जो है वो मैं मूव नहीं कर सकता या सकती, तो जस्ट बिकॉज इट पेन, वो पेन करता है, तो वो भी हमें इंडिकेट करेगा कि वो एक्टिव नहीं कर सकता, तो इट मीन्स वहाँ पे कोई समहाउ स्टिफनेस है। वैसे स्टिफनेस किसी चीज़ की रुकावट को कह सकते हैं इन मेडिकल में, मेडिकल वर्ड है, प्रॉपर वर्ड उसका हिंड्रेंस वगैरह। तो रिडक्शन इन एक्टिव एंड पैसिव ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मूवमेंट, मैंने पहले ही बताया था कि बायोमेकेनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जो मेन जॉइंट है शोल्डर का वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, तो हम उसी की ही बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव मूवमेंट तो जाती जाती हैं, बल्कि आपकी पैसिव मूवमेंट्स भी चली जाती हैं। तो ये एक टिपिकल सिम्टम है रिडक्शन इन एक्टिव एंड पैसिव ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मूवमेंट कंपेयर टू द कॉन्ट्रोलेटरल साइड। डेफिनेटली जो अफेक्टेड होगा उसकी बात हो रही है। आफ्टर दैट 3 एंड्स, जो है 3 एंड जो है इस पे हमने बहुत ही उसको कह लें कि असेसमेंट रखनी होती है उनके ऊपर, या उनकी जो है प्रिकॉशन तौर पे। फर्स्ट इज द नेक और न्यूरल, मतलब लाजमी नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि अमूमन 60 से 70% जो शोल्डर के पेन होता है वो नेक से रेडिएट हो रहा होता है, तो हमने उनको भी देखना होता है। तो नेक या न्यूरल, अल्टीमेटली मतलब नेक में हमने न्यूरल सिम्टम देखनी है कि आया ये जो उसका शोल्डर पेन है, लाजमी तो नहीं है कि उसने कंधे पे हाथ रखा और हमने उसको फ्रोजन शोल्डर डायग्नोज कर लिया। डेफिनेटली वी हैव टू डू डायग्नोसिस, एक्यूरेट डायग्नोसिस विद प्रॉपर असेसमेंट टूल्स। तो हमने अगर वो शोल्डर पेन की बात करता है तो वहाँ पे बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो हमने नेक को असेस करना होता है। सम हाउ काफ़ी मसल नेक से निकल के शोल्डर पे लगते हैं, तो इस तरह करके नॉट मूविंग ट्रू स्टिफनेस की तरफ। और नॉट मूविंग मतलब हमने उनको देखना होता है कौन कौन सी चीज़ मूव नहीं कर रही और कहाँ कहाँ पे स्टिफनेस है। और नेस्टी से मुराद की इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी वगैरह का भी हमने थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। आफ्टर दैट नेक में हमने क्या करना कि रेडिकुलर पेन तो नहीं है, न्यूरल पेन तो नहीं है जो कि एक्सटेंडेड एल्बो की तरफ जा रहा है, या लेट सपोज वो तो न्यूरल पेन होगा, अगर वो एल्बो तक जा रहा है तो C3-4 को इंडिकेट करता है। एबडक्शन शोल्डर के टिप पे जा रहा है तो C5 को, इस तरह करके जो हम डर्माटोम देखते हैं।
और शोल्डर शुड बी पेन फ्री टू पैसिव रेंज ऑफ मोशन। शोल्डर जो है वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन, अगर आप पैसिवली उसको परफॉर्म करोगे तो वो पेन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो न्यू नर्व की सिम्टम्स होती है वो शार्प शूटिंग सिम्टम्स होती हैं, वाइल जो मस्कुलर और बोनी है वो थोड़ा बहुत आपको गैप देती हैं। तो नेक के बाद हमने ट्रू स्टिफनेस की तरफ जाना होता है, जिसमें इंडिकेशन ये होगी कि रिडक्शन इन पैसिव एंड एक्टिव ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट माउंट। जितने भी ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट हमें पता है कि वो ट्राई एक्सल मल्टी एक्सल जॉइंट है और तीनों प्लेन में वो मूव करता है, वहाँ पे सारी मूवमेंट्स पॉसिबल है, तो उनकी पैसिव और एक्टिव में जो रिडक्शन होगी और लिमिटेशन होगी ड्यू टू द बोनी एबनॉर्मलिटी अगर कोई होती है, लाइक ऑस्टियो जो है आर्थराइटिस या मिस्ड डिसलोकेशन। नेस्टी से मुराद कोई इन्फेक्शन वगैरह, नाइट एंड अनरेमिटिंग पेन, मतलब नाइट पेन अनरेमिटिंग पेन हो तो ये उसके लिए एक किस्म का, ये हमने रेड फ्लैग्स को ख्याल रखना होता है, लाइक अगर कोई इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी वगैरह नहीं है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है तो इट डजेंट मीन कि उसको फ्रोजन शोल्डर है, कोई उसको सिस्टमिक इशू, कोई थायराइडल इशू भी हो सकता है। तो हमने बकाया चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, ना ही ऐसा है कि शोल्डर पेन डायरेक्टली हमने फ्रोजन शोल्डर की तरफ चले जाएँ। अब हम इनके काजेज़ के ऊपर आते हैं। तो जो लुंडबर्ग क्लासिफाइड करा था इसने इनको प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर में। प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर वो होता है कि नो इंसाइटिंग इवेंट, नॉर्मल पेन, रेडियोग्राफ एंड नो फाइंडिंग, मतलब उसमें सिर्फ पेन तो होगा लेकिन रेडियोग्राफ्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, नो इंसाइटिंग इवेंट होगा, कोई उसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी नहीं होगी, कोई नॉर्मल पेन, अगर वो रेडियोग्राफ भी कराएगा तो उसका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है और जो अपना गिलिनॉइड है वो बिल्कुल नॉर्मल देखेगा, नॉर्मल प्लेन रेडियोग्राफ, एंड इनफैक्ट नो फाइंडिंग्स अदर देन लॉस ऑफ मोशन, सिर्फ उसके पास लॉस ऑफ मोशन होगा। तो डजेंट मीन कि लॉस ऑफ मोशन है, तो अगर ऐसी अलामात के साथ पेशेंट आता है या ऐसी कोई हिस्ट्री देता है तो वो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर। सेकेंडरी में ये होगा कि पार्टिसिपेंट जो है ट्रामेटिक इवेंट होगा। तो एक होता है, एक है ट्रामेटिक फ्रोजन शोल्डर, ट्रामेटिक वाला ये सेकेंडरी में आएगा, और एट्रामेटिक होगा जिसमें कोई हिस्ट्री नहीं होगी ट्रामा की, लेकिन फ्रोजन शोल्डर जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस वो रिस्क फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह करके उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड करा। अब प्राइमरी ये है कि इंट्रासिनिक एंड एक्सट्रासिनिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे, लाइक इंट्रासिनिक फैक्टर्स से मुराद की एज, फ्रोजन शोल्डर अमूमन जो है 40 से 60 की एज में होता है, और फीमेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ खवातीन में ज़्यादा होता है। तो 14 टू 16 ईयर्स की अगर खवातीन है और स्पेशली डायबिटिक मेलाइटिस है और शोल्डर पेन की कंप्लेंट देती है तो हमारा 80% चांसेस होते हैं फ्रोजन, क्योंकि उन्होंने 3 से 4 रिस्क फैक्टर को, कीप इन माइंड कि एक रिस्क फैक्टर के बिहाफ पे आप डायग्नोस नहीं बना सकते, आपने 3-4 को देखना पड़ता है। एक्सोजेनिक फैक्टर से मुराद इमोबिलिटी एंड फॉल्टी बॉडी मैकेनिक्स, लाइक उसका काम ही ऐसा है और उसकी बायोमैकेनिक्स ही ख़राब है, और इमोबिलाइजेशन में मुराद की बहुत बस मरतबा जो ऑर्थोपेडिक वगैरह ऑपरेशन, अगर किसी ह्यूमरस वगैरह का सर्जरी हो जाए तो हम जो प्लास्टर पेरिस बांध लेते हैं ऑर्थोपेडिक, तो उनको 6-6 हफ्ते के लिए कह देते हैं कि आपने बेड रिटर्न रहना। अब 6 हफ्ते अगर कोई शोल्डर इमोबाइल रहेगा, कोई भी, नॉट ओनली शोल्डर, कोई भी जॉइंट अगर इमोबाइल रहेगा तो डेफिनेटली उसने कॉन्ट्रेक्चर की तरफ चले जाना है। वेल, और फॉल्टी बॉडी मैकेनिक से मुराद ही उसका खुद का पोस्चर। अब हम मूव ऑन करते हैं स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर की तरफ। तो फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है पेनफुल स्टेज, जो फ्रीज फ्रोजन नहीं हुआ लेकिन फ्रीज होने की तरफ जा रहा है, और सेकंड स्टेज फ्रोजन है जिसमें पेन तो नहीं होता लेकिन स्टिफनेस होती है, और थाइंग स्टेज जो कि रिकवरी की तरफ। ये वो बात स्टेजेस हैं जिसमें आप फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं कराते तो एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, और ये कीप इन माइंड मंथ तक चला जाता है। इट डजेंट मीन कि आप फिजियो जो हो पेशेंट ना करवाए, फिजियो उसके साथ साथ कंपलसरी है, फिजियो के साथ ये स्टेजेस जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, उनके जो दुरियाने हैं, जो ड्यूरेशंस है वो कम हो जाते हैं। तो ये पेनफुल और जो जितने भी स्टेजेस हैं उनकी हिस्ट्री है। तो जो सबसे पहला पेनफुल स्टेज है वो 2 से 9 माह तक चलता है, और जो उसकी सिम्टम्स होंगे वो उसका इंसीडियस ऑनसेट ऑफ पेन होगा। तो एकदम से ही जो कह लेंगे वो उसकी पेन जो है रेंजेस का लॉस हो गया, वो पेन उसको जो वो शिकायत हो जाएगी, और ये वाहिद स्टेज है जिसमें पेन ज़्यादा रहता है, जो कि नॉर्मली अगर वो फिजियो ना करवाए तो 2 से 9 माह तक चलता रहता है, जिससे कि आपको पिक्चर्स जो है यहाँ पे दिखती रहती हैं। स्टिफनेस में क्या होगा कि पेन इतना नहीं होगा, नॉर्मली पेन नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोशन के साथ पेन होता रहेगा, मसल एट्रोफी की तरफ जाएंगे क्योंकि वो इमोबाइल है, इमोबिलिटी की तरफ। और थाइंग स्टेज जो कि और स्टिफनेस से 4 से 12 माह तक चलता है, और थाइंग स्टेज होगा 6 से 9। तो उसमें क्या होता है कि पेन जो है वो जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन जो मोशन है वो भी ग्रेजुअली, लेकिन जो मोशन भी ग्रेजुअली रिकवर होती जाएगी, तभी इसको रिकवरी स्टेज कहा जाता है। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 ईयर्स। और अगर आप फिजियोथेरेपी जो है वो कंटिन्यू करते हो, जैसे मैंने बताया कि फ्रोजन शोल्डर इज वन ऑफ द कंडीशन विच रिक्वायर्स 80% फिजियोथेरेपी, और फौरी तौर पे अगर आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराते हो तो ये ड्यूरेशन बहुत ही कम हो जाता है।
आफ्टर दैट अब थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि इसमें डेफिनेटली ये पेनफुल स्टेज है, तो आपकी शोल्डर में जो है पेशेंट की शोल्डर में पेन होगा जैसे ही आप उसको मूव करोगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा टाइम में, और स्पेशली नाइट पेन एंड हर्ट मोर एट नाइट। नाइट पेन इज क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर। अगर फ्रोजन शोल्डर है उसको नाइट पेन की शिकायत नहीं है तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं। नाइट पेन इसीलिए क्योंकि सुबह में जब वो एक्टिव होता है और शोल्डर जो है मूवमेंट करता रहता है तो उसको शायद इतना फील नहीं होता, लेकिन जब एट दी नाइट वो रेस्ट करता है और तो फिर जो है वो दर्द जो है उसको होता है। और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 से 9 माह का है, और यू आर लिमिटेड इन हाउ फॉर यू कैन मूव योर शोल्डर। तो इसमें जो है वो कन्फाइंड हो जाता है कि आपने जो शोल्डर अपना लिमिटाइज कर देना होता है, और वो बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही वो मूव करता है वो उसे पेन हो रहा होता है पेशेंट को। आफ्टर दैट फ्रोजन स्टेज में क्या होता है कि पेन तो इसमें कम होगा, लेकिन आफ्टर दैट वी हैव फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन स्टेज, सेकंड स्टेज में क्या होगा, पेन आपका बहुत ही कम होगा लेकिन स्टिफनेस ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं पेन नहीं होगा, पेन होगा लेकिन विथ पैसिव या कह लें कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट, लेकिन आपका स्टिफनेस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पेन। इसीलिए इस स्टेज का नाम पहले वाले का पेनफुल है, इस वाले का जो है वो इस वाले का जो है अपना स्टिफनेस स्टेज है। और मूविंग योर शोल्डर बिकम मोर डिफिकल्ट, डेफिनेटली आपको जो है वो स्टिफनेस ज़्यादा है, मूविंग योर शोल्डर बिकम्स मोर डिफिकल्ट, तो डेफिनेटली आपका जो है वो आपको मूव करना बिल्कुल ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी स्टिफनेस ज़्यादा है, और स्टिफनेस से मुराद के अंदर एडियन ज़्यादा है, तो आप डेली एक्टिविटीज इतनी परफॉर्म नहीं कर सकते, स्पेशली लाइक बटनिंग द शर्ट। और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इसका फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है। और ये स्टेज है वो 4 से 12 माह तक जो है वो चल सकता है। आफ्टर दैट लास्ट इज द थाइंग, या कह लें कि रिकवरी स्टेज। ये जो है नॉर्मली बैक टू नॉर्मल इसमें रेंजेस आना शुरू हो जाती है, लेकिन ये 6 से 1 माह या 2 साल तक जो है वो चल जाता है अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कराते। और डायग्नोसिस की तरफ अगर हम भागें तो क्लिनिकल जो डायग्नोसिस होगा तो उसने डिफरेंट 3 फेजेस, जैसे कैम्पबेल है जिसने डिफरेंट दिए हैं। तो इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड से मुराद की अप टू द पॉइंट व्हेन द पेशेंट कैन नॉट टच बियॉन्ड इट्स हिस्सेक्रम। इसके लिए बेस्ट मिसाल है कि इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट से मुराद की आप जब फिजिकली एग्जामिनेशन करोगे तो पेशेंट को कहोगे हाथ अपना जो है वो कमर के पीछे रखो, बैक ऑफ द जो आपकी लो लंबर है एरिया उसके बैक साइड पे जोड़ रखो, और वो हाथ पीछे की तरफ नहीं रख सकता। हालांकि ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमने उसका कैप्सुलर पैटर्न देखना होता है, तो हमने हाथ उससे कमर से पीछे पीछे जब रखवाएंगे तो हमें उस पर जो है वो पता चल जाएगा। और 50% लॉस ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन ये भी कैप्सुलर पैटर्न में आती है कि आपकी एब्डक्शन जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द लेटरल। ये चीज़ें हम देखते हैं, और एब्डक्शन जो है वो लेस देन 90 डिग्री, उससे ऊपर नहीं जाएगा, लेस देन 90 डिग्री ही होगी। हाउएवर दीज क्राइटेरिया आर नॉट द डेफिनेटिव, बट कह लें कि एक किस्म का कंफर्म नहीं है कि ये फ्रोजन शोल्डर की तरफ ही है, लेकिन सम हाउ हिंट दे देता है 50%। तो ट्रीटमेंट में हम डेफिनेटली उसे काउंसलिंग करेंगे, उससे हम ये बताएंगे कि फिजियोथेरेपी की तरफ अगर आप जाते हो तो आपको इतना ड्यूरेशन लगता है, और मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट होगा, फिजिकल थेरेपी या रिहेबिलिटेशन से आपको जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होता। और मेडिकेशन डेफिनेटली हम फर्स्ट पेन किलर वगैरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मस्ट देते हैं जस्ट बिकॉज पेनफुल स्टेज है। और सर्जरी तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है कि जब आप बिल्कुल ही, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको बिल्कुल क्रोनिक फ्रोजन शोल्डर है। और फिजिकल थेरेपी नो डाउट, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी कंडीशंस में है फ्रोजन शोल्डर जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फिजियोथेरेपी नीडेड होती है। स्टीरॉयड इंजेक्शन भी समहाउ लगाते हैं जॉइंट में इन ऑर्डर टू रिड्यूस। मैनुअल थेरेपी की अगर हम मैनुअल थेरेपी की तरफ अप्रोच करते हैं तो इसमें कुछ ग्लाइड्स वगैरह, कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइजेस के नाम से दी गई हैं। तो मैनुअल थेरेपी की अप्रोच है जिसमें हम ग्लाइड देते हैं, स्ट्रेचिंग, लेकिन आम तौर पे जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में स्ट्रेचिंग, स्ट्रेथनिंग और इन चीज़ों की तरफ। और सबसे बेस्ट होम प्लान इस सेंस में कि जो भी आप मेहनत करते हो वो अगर फजूल ना जाए तो इट्स बेटर कि आपने उनको होम प्लान देना है, ताकि कम से कम वो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए। और मूव करते हैं ये जो है प्रैक्टिकल हैं इनके ऊपर, लास्टली हम जो वो प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो यहाँ तक ही फ्रोजन शोल्डर था, बस इसमें एक दो और चीज़ मैं इंडिकेट करता चलूँ कि फ्रोजन शोल्डर में जो कैप्सुलर पैटर्न है उसका मतलब ये होता है, कैप्सुलर पैटर्न से मुराद की कैप्सुलर पैटर्न, पैटर्न मतलब एक सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स, एक सीक्वेंस, कैप्सुलर मुराद कैप्सूल से रिलेटेड। तो जब भी किसी जॉइंट का, क्योंकि ऑल द जॉइंट्स हैविंग कैप्सूल, जब भी किसी जॉइंट का अगर कैप्सूल अफेक्ट होगा तो उसमें एक सीक्वेंस ऑफ जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसे हम कैप्सुलर पैटर्न कहते हैं। जिसमें इसमें हमने देखा कि जो एबडक्शन है आपकी वो मोर रिस्ट्रिक्टेड होगी एज कम्पेयर टू द लेटरल रोटेशन, एज कम्पेयर टू द इंटरनल रोटेशन, एज कम्पेयर टू द एबडक्शन इनफैक्ट। तो ये एक सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस से हट के कोई चीज़ आती है तो वो नॉन कैप्सुलर पैटर्न कहलाएगी, तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं कहलाएगा। तो इफ़ यू
इफ़ एनी पेशेंट हैविंग जो है फ्रोजन शोल्डर, इफ एनी पेशेंट हैविंग फ्रोजन शोल्डर और वो सस्पेक्टेड है, तो ही और शी मस्ट फॉलो द कैप्सुलर पैटर्न। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रोजन शोल्डर। और इनकी जो प्रैक्टिकल है, क्लिनिकल जो एप्लीकेशंस है, वो सून जो है वो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच।